Hello friends, I hope you all are fine. And first of all, I am really very sorry that I couldn't upload videos for about 4 months. But कोई बात नहीं, we will finish it soon. Okay, तो let's start. तो अब तक हम 10th चैप्टर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि कैसे जो नेशनलिज्म है वो पूरी इंडिया में स्प्रेड हो रहा था। और हमने फिर आईएनसी देखी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे फॉर्म हुई 1885 में। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी देखे। ठीक है, आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, जो है रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म आफ्टर 1858। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैनी नेशनलिस्ट वांटेड टू रिफॉर्म रिलीजियस एंड सोशल कल्चर सो दैट द कंट्री कुड डेवलप इन मॉडर्न लाइन्स। तो ज़्यादातर जो नेशनलिस्ट है वो चाहते थे कि जो कंट्री है वो मॉडर्न लाइन्स की ओर चलें और डेवलप करें। तो मैक्सिमम नेशनलिस्ट यही चाहते थे। तो इसमें सबसे पहले हम रिलीजियस रिफॉर्म की बात करेंगे, और इसमें सबसे पहले आता है ब्रह्मो समाज, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राजा राम मोहन रॉय जी ने स्टार्ट किया था 1828 में, और इसी से इंस्पायर्ड होकर जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे कंटिन्यू करा था 1843 में। उसके बाद केशव चंद्र सेन ने आफ्टर 1866 में। तो मोटो सबके लगभग सेम ही थे। वर्शिप ऑफ वन गॉड, टीचिंग ऑफ द वेदास एंड उपनिषद्स, प्रमोट मॉडर्न वेस्टर्न थॉट्स, अपोज टू आइडल्ट्री, अपोज्ड कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज, अपलिफ्ट ऑफ वुमेन, विडो मैरिज को लेकर के, और मॉडर्न एजुकेशन टू वुमेन ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो रिफॉर्म है वो स्टार्ट होते हैं 1840 में, और बाय परमहंस मंडली। तो परमहंस वहाँ पे मंडली बनी, जिसके काफ़ी मॉडर्न थॉट्स थे, और उसी को वो पूरे महाराष्ट्र में प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। फाइटिंग आइडल्ट्री एंड कास्ट सिस्टम एंड इन वेस्टर्न इंडिया, गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें कहा जाता है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। तो ये भी इन्होंने ऑर्थोडॉक्सी पे अटैक करा, उन्हें नहीं मानते थे, और इन्होंने भी क्या है रिलीजियस एंड सोशल इक्वालिटी को इन्होंने प्रीच किया था। फिर बाद में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज फॉर्म होता है बाय आत्माराम पांडुरंगा इन 1867 में। ठीक है, और इनका भी वही एम था, रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजियस थॉट्स एंड प्रैक्टिस इन द लाइट ऑफ मॉडर्न नॉलेज। तो और भी कई रिफॉर्मर्स आए, जैसे आर.जी. भंडारकर, जो कि एक संस्कृत स्कॉलर थे, हिस्टोरियन भी थे, और महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल गणेश अगारकर, और साउथ में हम देखते हैं वीरेशलिंगम। ठीक है, तो ये सारे रिफॉर्मर्स थे, रिलीजियस रिफॉर्मर्स। अब रिलीजियस रिफॉर्मर की बात करें तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो रामकृष्ण एंड विवेकानंद भी रिलीजियस रिफॉर्मर है। रामकृष्ण परमहंस, जो कि एक संत थे, ये ट्रेडिशनल वे में इन्होंने साल्वेशन करी, और इनके जो ग्रेट डिसाइपल थे वो थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद वेदों को काफ़ी फॉलो करते थे, बट इनकी जो थिंकिंग थी वो मॉडर्न थिंकिंग भी थी, और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे। और इनका ये मानना था कि हमारी इंडिया का डीजेनरेशन का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमारी इंडिया वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं है और बिल्कुल आइसोलेट है। तो ये एक रीज़न था, ये बताते थे, इन्होंने लिखा था। तो ये लोगों से यही जो है अर्ज करते थे, अपील करते थे कि जो है स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड थिंकिंग, फ्री थिंकिंग, यही अप्रोच ही रखते थे। ठीक है, इन 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है फाउंड किया, जिनका मोटो यही था, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क को लेकर के था। इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस थी, और ये वही पर्सनल साल्वेशन के अलावा भी सोशल गुड एंड सोशल इविल्स के ऊपर ध्यान देते थे। नेक्स्ट रिलीजियस रिफॉर्मर है स्वामी दयानंद जी, जो कि आर्य समाज के फाउंडर रहे। 1875 में इन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था, और इनका मानना यही था कि गॉड से कनेक्ट करने का अधिकार सबको है, सभी पर्सन को जो है गॉड से कनेक्ट करने का अधिकार है। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट में थे, और कास्ट सिस्टम के भी अगेंस्ट में थे। तो बेसिकली जो अदर रिफॉर्मर्स कर रहे थे वही सारी चीज़ें ये भी कर रहे थे। तो इनकी जो टीचिंग है, वेदों को ये मानते थे, तो कुछ वेदों से इन्होंने ली, और कुछ अपनी टीचिंग मिक्स कर करके अपनी ओन इंटरप्रिटेशन इन्होंने जो है ड्राइव करी।
एंड ये वही आइडल्ट्री के अपोज में थे, रिचुअल प्राइस्टहुड एंड पॉपुलर हिंदुइज्म प्रीच्ड बाय ब्राह्मण्स। तो जो ब्राह्मण्स जो बिल्कुल पूजा पाठ ये सारी और अपने आप को उच्च समझते थे, इन सब के अगेंस्ट में थे। उनका मानना था कि सबको पूजा पाठ ये सारी चीज़ें करने का अधिकार है। और पर ये वेस्टर्न साइंस जो उसकी स्टडी है उसके फेवर में थे। और यहाँ पे ये अदर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स से भी मिले, और बाद में उनकी जो भी प्रैक्टिस है वो ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज के ही जैसी थी, सेम। तो बाद में ये सारी प्रार्थना समाज हो गया, ब्रह्मो समाज हो गए, इन सभी से जुड़े हुए लोग जो थे वो हर जगह ये जो है स्प्रेड कर रहे थे, ये जो मॉडर्न थॉट्स है वो स्प्रेड कर रहे थे। तो इनके जो फॉलोवर्स हैं, लाला हंसराज हो गए, स्वामी श्रद्धानंद हो गए, इन्होंने एक नेटवर्क स्टार्ट किया स्कूल्स और कॉलेजेस का फॉर वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल आइडियाज़। तो कुछ वेस्टर्न आइडियाज़ को लेकर के और कुछ हमारे ट्रेडिशनल आइडियाज़ को लेकर के इनका जो एम था उसे स्प्रेड करना था। ये वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते थे और अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। और इनका एक और मोटो था कि ये जो है हिंदू को अदर जो रिलीजन्स हैं उनसे बचाना चाहते थे। तो इससे वो बेसिकली एक तरह से अच्छा काम तो कर रहे थे, बट यहाँ पे बाद में जो है कम्युनलिज्म आ जाएगा, मुस्लिम अलग हो जाएंगे, सिख अलग, ये सारी चीज़ें जो है मतलब रिलीजन में जो सेपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बट इट एक्टेड एज अ बैरियर अमंग द वेरियस रिलीजन। तो यही जो चीज़ें हैं, मतलब उनका कुछ वेस्टर्न थॉट्स को लेकर भी था कि मॉडर्न थिंकिंग रखे, ये सारी चीज़ें थी, बट यहाँ पे रिलीजन को भी लेकर के ये काफ़ी जो है एक्टिव थे। नेक्स्ट है हमारा द थियोसफिकल सोसाइटी, और इसके जो फाउंडर है जो कि वेस्टर्नर्स हैं, मैडम HP ब्लेवात्स्की एंड कर्नल HS ओलकोट। जो इन्होंने ये सोसाइटी है US में फाउंड करी, और बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट हो गया एडिया नियर मद्रास। 1886 में जो है शिफ्ट हो गया था। 1893 में जो लीडरशिप है वो मिसेस एनी बेसेंट ने संभाली, और बाद में इनका जो मेन मोटो था वो ये था कि जो इंडिया में हिंदुइज्म में लोग रह रहे हैं, जितने भी रिलीजन्स के लोग रह रहे हैं, जो जोरोस्ट्रियंस में है और बुद्धिज़्म में है, इन सब के जो एंशंट के बारे में, पास्ट के बारे में उनकी उसे ग्लोरीफाई किया जाता था और उनकी ग्रेटनेस को बताया जाता था जो भी पास्ट में अचीव करी है। और इसके अलावा भाईचारे का जो है प्रीच किया जाता था। तो इसमें जो मिसेस एनी बेसेंट है, इन्होंने इसके बाद बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला, और इसके बाद इसे डेवलप किया मदन मोहन मालवीय जी ने, और बाद में ये जो इसका जो नाम है वो बाद में चेंज होकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया था। नेक्स्ट रिफॉर्मर है हमारे सैयद अहमद खान। तो यहाँ पे जो 1857 के पहले मुस्लिम इतने वेस्टर्न नॉलेज को फॉलो नहीं करते थे, ये अवॉइड करते थे इन सब चीज़ों को। बट यहाँ पे 1857 के रिवोल्ट के बाद यहाँ पे धीरे धीरे जो मुस्लिम में भी ये चीज़ें आने लगी कि हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी जो है फाउंड हुई कलकत्ता में 1863 में, जिसका मेन एम यही था कि वेस्टर्न एजुकेशन को जो है प्रमोट किया जाए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे रिफॉर्मर आते हैं मुस्लिम में वो है सैयद अहमद खान। तो ये मॉडर्न साइंटिफिक थॉट से काफ़ी इम्प्रेस हुए, और इनका यही जो है मानना था कि हमारी जो लाइफ है ये तभी इम्प्रूव हो सकती है अगर हम वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज और कल्चर को अपना लें, ठीक है। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ द मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि लेटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, ये फाउंड करी 1875 में। तो ही अपोज्ड कम्युनल फ्रिक्शन, जो भी सेपरेशन है रिलीजन को लेकर के, उस चीज़ के अगेंस्ट में थे। और ही ओपन द डोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी टू ऑल द इंडियंस। तो सब धर्म के लोग जो है यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आकर के पढ़ाई कर सकते थे। तो ही रोट इन फेवर ऑफ रेजिंग वुमेन्स स्टेटस
इन सोसाइटी एंड द रिमूवल ऑफ द प्रथा एंड द स्प्रेड ऑफ द वुमेन एजुकेशन। तो वुमेन को लेकर के भी इनकी मॉडर्न सोच थी। तो पर्दा वगैरह जो उस टाइम पे होते थे, जो हाई क्लास फैमिली के लोग थे और औरतें थी, वो मतलब पर्दे में रहती थी, तो इस सब के अगेंस्ट में थे और वुमेन एजुकेशन के फेवर में थे। बट ही थॉट एंड बिलीव्ड दैट एनी हॉस्टिलिटी विद द ब्रिटिशर्स कुड बी डेंजरस। तो इनका मानना यही था कि अभी हम ब्रिटिशर्स का कुछ नहीं कर सकते, हमें इनसे लड़ने के लिए पहले हमें उनकी तरह नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, हमें पहले मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, तभी जा कर के हम उन्हें हरा सकते हैं। ठीक है, तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपने आखिरी समय में ये जो हिंदू डोमिनेशन के अगेंस्ट में हो गए, क्योंकि अब इंडिया में जो है नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था, काफ़ी हिंदू जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे, जो कि ये नहीं चाहते थे कि इतने जल्दी हो, और ये चाहते थे कि जो इनके फॉलोवर्स हैं वो नेशनल मूवमेंट ज्वाइन ना करें, क्योंकि ये समझते थे कि हम इतने कैपेबल नहीं हैं अभी। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण ये जो कॉम्युनलिज्म है वो स्टार्ट हो गया। जो सेपरेशन है रिलीजन को लेकर के, वो एक तरह से यहाँ से भी हमें स्टार्टिंग देखने को मिलती है। इनके जो लॉयल फॉलोवर्स रहे वो है चिराग अली, अल्ताफ़ हुसैन अली, नाज़िर अहमद एंड मौलाना शिबली नोमानी। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद इकबाल। तो ये जो थे ग्रेट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया रहे और ग्रेट ह्यूमनिस्ट थे, और इनका जो मेन फोकस था, ये चाहते थे कि हमारी लाइफ में जो है ना कांस्टेंट चेंज होना चाहिए, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें। और इन्होंने जो है निंदा करी रेजिग्नेशन की, कंटेम्पलेशन एंड क्वाइट कंटेंटमेंट। तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी के थॉट थे कि हम आइसोलेट है तभी हमारा जो इंडिया है वो डिजनरेट हो रहा है, तो यही इनकी भी थिंकिंग थी कि हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, हम ऐसे खाली बैठे ना रहे, ऐसे सेटिस्फाइड होकर के कहीं बैठ जाएं, ऐसा ना करें, कुछ ना कुछ हमें एक्टिविटी यहाँ करनी चाहिए, तभी जा कर के जो है हम ग्रो करेंगे। तो ये इनके थॉट्स थे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।